बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आजमगढ़ से है। वहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पर फायरिंग हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी संजय निषाद पर बदमाशों ने फायरिंग की है और बाल बाल बचे हैं प्रत्याशी संजय निषाद। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस कप्तान वहां मौके पर पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी ने अपनी जान को खतरा बताया था। हमारे संवाददाता खुर्रम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। खुर्रम, पूरा वाकया क्या हुआ है बताएं दर्शकों को विस्तार से। राजीव जी, देर रात ये करीब 11 बजे के आसपास संजय निषाद क्षेत्र से दौरा करके अपने घर की ओर जा रहे थे। जैसा संजय निषाद से मेरी बात हुई तो उन्होंने इस बात को साफ किया है कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कोड़िया बाजार के आगे जैसे वो पहुंचते हैं, एक गाड़ी उनके फ्लीट के बीच घुस जाती है और जब उनका ड्राइवर पीछे से उस गाड़ी को हटाने की कोशिश करता है तो काफी देर तक वो गाड़ी नहीं हटती है। इसी बीच वो गाड़ी संजय निषाद की गाड़ी, जिसमें संजय निषाद चल रहे थे, उसके पर लग जाती है और उसने वहां से असलहा निकाला और संजय निषाद को लक्ष्य बना करके फायर करने की कोशिश की। इसी बीच संजय निषाद और उनके ड्राइवर की नजर उस असलहे पर पड़ जाती है। ड्राइवर ने तेजी दिखाई और अपनी गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और फायर रेंज से बच गया। इसी बीच अपराधियों ने संजय निषाद पर फायर किया। फायर करने के बाद संजय निषाद का कहना है कि मैं बाल बाल बचा और फिर इन लोगों ने अपने काफिले के साथ उस गाड़ी जिसने फायर किया था उस गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। काफी दूर जाने के बाद इसी बीच उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी और काफी दूर जाने के बाद वो गाड़ी छोड़ करके हमलावर खेतों की तरफ भाग गए। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक पहुंचे मौके पर देर रात और उस गाड़ी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। गाड़ी पकड़ ली गई है। वो गाड़ी किसकी है, कहाँ की, अभी प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है वो गाड़ी जौनपुर जनपद में रजिस्टर्ड है। जौनपुर जनपद की वो गाड़ी है, लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया कि इस गाड़ी में कौन लोग थे, उनका मकसद का क्या था, क्यों संजय निषाद को मारना चाह रहे थे। लेकिन संजय निषाद ने ये साफ कहा है कि वो जानबूझ करके मेरी हत्या करना चाहते थे और मुझे जान का खतरा है। चुनाव के दौरान मेरी हत्या हो सकती है। ठीक है खुर्रम, तो जिला पंचायत चुनाव में देखिए ये हिंसा का एक और प्रकरण सामने आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका खुर्रम इन जानकारियों के लिए। अगली बड़ी खबर, बड़ा अपडेट गाजियाबाद से। ट्रिपल मर्डर के मामले में बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। मर्डर के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, गाजियाबाद में कल 3 हत्या हुई थी। एक व्यापारी के परिवार में पिता और 2 पुत्रों की। शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़ गए। शक्ति, किसकी गिरफ्तारी हुई है? कोई नहीं था, ये घर का ही सगा भतीजा था रईसुद्दीन का, जिसका नाम अयूब है। अयूब ने ही इस ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया था और वहां से छत के रास्ते कूद के भाग गया था। पूरा मामला पैसों का जुड़ा हुआ है। एक पैसों के लिए दरिंदा बन गया सगा भतीजा रईसुद्दीन। अपने भाई अजहर और इमरान का कातिल और कोई नहीं है, निकला अयूब। तो पुलिस ने जब कड़ाई से अयूब से पूछताछ की तो अयूब ने अपना जो गुनाह है वह कबूल कर लिया है। पुलिस ने सीडीआर निकाली। सीडीआर से पता चला कि उस घर में उस समय कौन कौन मौजूद था। तो अयूब इनके साथी था। अयूब ने खाना भी घर में ही खाया था और उसके बाद देर रात मौका मिलते ही अयूब ने सबकी गोली मारकर हत्या कर दी और छत के रास्ते दूसरी छत पर कूद के एक दूसरी बिल्डिंग पर कूदकर अयूब वहां से फरार हो गया। शुरुआती दौर में यह माना जा रहा था कि जब घर पूरा पैक था तो आखिर जो बदमाश घुसे तो किस रास्ते से घुसे, कैसे घुसे, ये सोचने वाला बड़ा जो क्राइम सीन था इसको पूरा देखा गया। लेकिन कहीं ऐसी जगह नहीं मिली कि जहां से बदमाश अंदर आए हों। उसके बाद अयूब से जब पूछताछ की गई तो अयूब पहले टालमटोली करने लगा, घर का बताने लगा, ड्रामा करने लगा। लेकिन जब पुलिस ने सख्ताई दिखाई तो अयूब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। हालांकि जो अयूब के पास पिस्टल थी वो अभी बरामद नहीं हुई, ऐसा बताया जा रहा है। और अयूब क्या लेके गया, अभी भी अयूब से जो पुलिस है पूछताछ कर रही है और इसका खुलासा मनाया जा रहा है कि दोपहर में इसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है जिसमें कि जो भी मामला है प्रॉपर्टी से जुड़ा है या पैसों से जुड़ा हुआ मामला है या कुछ और है, वो सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ब्रीफ करेगी मीडिया को। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका शक्ति। तो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है इस गिरफ्तारी के संबंध में, इस सारे हत्या के प्रकरण के संबंध में जो डिटेल्स पुलिस को मिली हैं, जो फाइंडिंग्स में पता चला है उस बाबत को सामने रखने के लिए। और मेरठ से खबर है, साधु की हत्या से वहां पर सनसनी फैल गई है। साधु की पीट कर हत्या की गई। तुम्बी बाबा मंदिर में रहते थे ये साधु। उनका शव खेत में पड़ा हुआ मिला। मुंडाली थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। एक और सनसनीखेज मामला मेरठ से। साधु की पीट कर हत्या की गई है। शव खेत में पड़ा मिला है। तुम्बी बाबा मंदिर में रहते थे साधु।
और अगली बड़ी खबर गाजियाबाद से बुजुर्ग पिटाई मामले में बड़ा अपडेट है। ट्विटर के एमडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। एमडी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल की है। एमडी का कहना है कि पुलिस की याचिका दाखिल होने के बाद उनका पक्ष भी सुना जाए। गाजियाबाद पुलिस कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट गई, इसलिए एमडी मनीष माहेश्वरी ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, वहां पर कैविएट दाखिल किया। इसका अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले की सुनवाई करे तो उनका पक्ष भी सुना जाए। बड़ी खबर गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई मामले से जुड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। आइए आपको देश का कोरोना अपडेट दे दें। लगातार गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं 37,566 नए मामले और 24 घंटों में कोरोना से 907 मरीजों की मौत की खबर है। 56,994 लोग इन्हीं 24 घंटों में इलाज के बाद ठीक हुए हैं, रिकवर हुए और रिकवरी रेट देश का बढ़कर हो गया है 96.87%। तो लगातार गिरावट जारी है। राहत भरी खबर रोज पिछले कुछ दिनों से हमारे पास रिकवरी रेट बढ़कर 96.87%। और आइए अब जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव की बात करते हैं। आज उनमें नामांकन वापसी का अंतिम दिन है। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापसी का वक्त है और कई जिलों में नाम वापस ले सकते हैं पंचायत अध्यक्ष के पद के प्रत्याशी। दोपहर 3 बजे के बाद निर्विरोध जीत का ऐलान हो जाएगा। निर्विरोध जीतने वालों को सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा जीत का। 18 जिलों का परिणाम तय है। निर्विरोध अध्यक्ष यहां पर घोषित हो जाएंगे। बाकी के 57 जिलों में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच मुकाबला है। 41 सीटों पर मुकाबला सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है और कड़ी टक्कर भी बताई जा रही है। आज नामांकन वापसी का दिन। जिन जिलों में वापसी की संभावनाएं हैं उन जिलों के नाम है उन्नाव, जौनपुर, एटा, भदोही, संत कबीर नगर, बदायूं और गाजीपुर। उन्नाव में त्रिकोणीय मुकाबला है। जौनपुर में 5 सदस्यों ने नामांकन भरा है, इसमें से एक अपना दल के प्रत्याशी, जो कि 2 है, वहां पर अपना एक नाम वापस ले सकते हैं। प्रचंड संभावना। 41 जिले ऐसे हैं जहां पर बीजेपी और सपा के उम्मीदवार हैं सिर्फ, मतलब इन दोनों के बीच में सीधी टक्कर है। अगर कोई भी यहां पर इन 41 जिलों में नाम वापस लेता है तो वहां पर निर्विरोध निर्वाचन तय हो जाएगा। दोपहर 3 बजे तक का वक्त है। 3 बजे के बाद जहां पर एक ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में होगा उसे निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया जाएगा, प्रमाण पत्र भी दे दिया जाएगा। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से समाजवादी पार्टी के एमएलसी को हिरासत में ले लिया गया है। एमएलसी मान सिंह यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एमएलसी मान सिंह के पास से 40 लाख रुपए बरामद हुए। मेजा थाने के एक ढाबे से बरामदगी हुई है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बरामद रुपयों के दुरुपयोग की आशंका है। पुलिस का दावा है कि चुनाव में खरीद फरोख्त के लिए रुपयों का इस्तेमाल हुआ है। पुलिस ने इनकम टैक्स समेत दूसरे विभागों की टीमों को बुला लिया है। और उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रैकेट के विदेशी कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण रैकेट को विदेशों से फंडिंग होने का खुलासा हुआ है। गैंग की मदद करने वाला मंत्रालय का कर्मचारी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब 27 जिलों में धर्मांतरण करा चुके लोगों का सत्यापन भी किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा इन्हें। और एबीपी गंगा की खबर पर बड़ी मोहर लगी है। एबीपी गंगा ने आपको सबसे पहले बताया था कि यूपी में धर्मांतरण के बड़े रैकेट का कनेक्शन क्या है। केंद्र सरकार के महिला और बाल कल्याण मंत्रालय के एक कर्मचारी से भी इसका कनेक्शन है। आपको 22 जून को ही हमने बता दिया था कि यही कर्मचारी जरूरतमंद लोगों की लिस्ट बनाकर इस गिरोह तक, इस रैकेट तक पहुंचाता था और साथ ही वो मूक बधिर शख्स भी गिरफ्तार कर लिया गया है जो दिव्यांग बच्चों का साइन लैंग्वेज के जरिए ब्रेन वॉश करता था। इन 2 अहम किरदारों की भूमिका के बारे में एबीपी गंगा ने आपको सिलसिलेवार जानकारी दी है। अब इस पर सरकारी मुहर भी लग गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस मामले में अब कई बैंकों से दस्तावेज भी तलब कर लिए। कन्वर्जन सर्टिफिकेट है जो मिला, उसमें हमारे बेटे का नाम बदल करके अब्दुल कादिर कर दिया गया। मेरा भाई सेक्टर 14 स्कूल में पढ़ता था, जहाँ पे डम एंड डेफ की जो सोसाइटी स्कूल है उसमें, जहाँ से उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है।
हमारा बच्चा स्कूल में गया, स्कूल से आगे नोएडा डेफ सिक्योरिटी में गया, नोएडा डेफ सिक्योरिटी से मुसलमानों में गया। जितने भी बच्चे नोएडा डेफ सोसाइटी से ज्वाइन हुए, वो सब बच्चों का ही धर्मांतरण हुआ है। जांच से जुड़े एक आला अधिकारी ने बताया कि अब इस अधिकारी से भी पूछताछ की तैयारी की जा रही है कि अधिकारी पैसों के बदले आरोपियों की मदद करता था या वो भी इस साजिश का एक हिस्सा था। एबीपी गंगा की खबर पर 100% मुहर कि बाल और महिला कल्याण मंत्रालय के संदिग्ध अफसर से भी पूछताछ की तैयारी की जा रही है। 22 जून को एबीपी गंगा पर हुआ था बड़ा खुलासा। देशों से ट्रस्ट के पैसे खाते में आते थे और ये पैसा भी 28 जून को लगी खबर पर सरकारी मुहर। यूपी धर्मांतरण रैकेट मामले के तार धीरे धीरे देश से विदेशों तक फैलते नजर आ रहे हैं और इस मामले की जांच में अब यूपी पुलिस के सामने हो रहे हैं रोज नए खुलासे। खुलासा ये है कि इस मामले में काजी जहांगीर की पोल खुल गई है और उसके जरिए जारी किए गए सर्टिफिकेट्स भी जांच के दायरे में आ गए हैं, क्योंकि खुलासा ये हुआ है कि काजी जहांगीर के सामने दिव्यांग बच्चों को समझाने के लिए बाकायदा दूसरा शख्स रहता था और जरूरतमंद लोगों की लिस्ट बाल कल्याण मंत्रालय का एक कर्मचारी मुहैया कराता था। एटीएस के द्वारा उमर गौतम के इस्लामिक दावा सेंटर में हुए धर्मांतरित हुए उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों का भी सत्यापन कराया जा रहा है। इस हेतु प्रदेश के 32 जनपदों, जिसमें प्रयागराज, बिजनौर, बुलंदशहर, कानपुर, मेरठ, मथुरा आदि शामिल है, के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एबीपी न्यूज नेटवर्क ने पिछले सप्ताह ही अपने दर्शकों को यह बता दिया था कि इस पूरे मामले में केंद्र के महिला बाल कल्याण मंत्रालय का एक कर्मचारी भी शामिल है। साथ ही गूंगे बहरे बच्चों को समझाने वाला काजी जहांगीर नहीं बल्कि कोई और ही है। एबीपी न्यूज की इस खबर पर आज लगी है सरकारी मोहर। सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान काजी जहांगीर अपने ही बयानों के जाल में फंस गया था, क्योंकि उसे मूक बधिरों की भाषा आती नहीं थी और न ही ये भाषा उमर गौतम को आती थी। लिहाजा पूछताछ में उन्हें उन लोगों के बारे में बताना ही पड़ा जो इस मामले में उन्हें सहयोग कर रहे थे। शुरुआती जांच के बाद तथ्य मिलने पर पुलिस ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जनवरी 2010 से 14 जून 2021 तक इस्लामिक दावा सेंटर के खाते में कुल 1,82,83,910 रुपए खाते में आए हैं। इस मामले में देसी विदेशी फंडिंग की जांच कर रही ईडी को भी अब तक की जांच के दौरान ऐसे बैंक खातों का पता चला है जहां पर चंदे की यह रकम जमा कराई जा रही थी। ईडी ने इन बैंकों से उनका रिकॉर्ड तलब किया है। साथ ही जांच एजेंसियों के रडार पर कुछ और संगठनों के पदाधिकारी भी हैं जिन्हें पूछताछ के बाद आने वाले दिनों में गिरफ्तार किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं आगरा से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी ने फांसी लगाई है। जी हां, जिला जेल में आरोपी ने फांसी लगा ली है। मौके पर हड़कंप मचा हुआ है। जेल के अंदर फांसी की घटना के बाद जेल प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी ने फांसी लगा ली है। जाहिर सी बात है, जेल प्रशासन पर तमाम सवाल। जेल के अंदर फांसी की घटना कैसे हुई, ये बड़ा सवाल। इन दिनों प्रयागराज में नगर निगम का एक अफसर इंसान के रूप में देवदूत बनकर सामने आया है। पूरा मामला आप इस रिपोर्ट में देखिए। मेरे मन में ये था कि यदि ये गंगा जी में जाएंगी तो हमने चूँकि 1-2 बार चैनल में भी देखा था और उसमें भी देखा कि कुछ 100 को कुत्ते नोच रहे हैं। ये सब विषय ठीक नहीं है। देवदूत वगैरह हम नहीं जानते। एक धर्म है, उसी का मैं निर्वहन कर रहा हूँ। यही वजह है कि नीरज सिंह के इस हौसले और जज्बे को प्रयागराज की धरती सलाम कर रही है।
लाशों को अगर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वो दाह संस्कार कर रहे हैं, बॉडी के अंग जो भी मिल रहे हैं उसको निकाल करके, तो ये तो बहुत तारीफ काबिल है। और ये इस तरह से काम इनका करना, मैं हृदय से इनको धन्यवाद देता हूँ। बहरहाल नीरज सिंह जैसे अफसरों की वजह से ही गंगा की सुरक्षा और शवों को सम्मान दोनों मिल पा रहा है। वाकई यही इंसानियत है, जहां जिंदा ही नहीं मुर्दों के प्रति भी ममता उमड़ पड़े। साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो नीरज जी हैं वो मानवता का धर्म निभा रहे हैं, इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भले ही कोरोना जैसी महामारी हो, लेकिन अगर साथ मिलजुल कर सारे लोग लड़ाई लड़ें, साथ मिलजुल कर लोग एक दूसरे का सहयोग करें, तो इस महामारी पर हम आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। और यही काम नीरज कुमार सिंह कर रहे हैं। नगर निगम के जोनल अधिकारी हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एक बड़ी खबर है, फिरोजाबाद में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बस और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हुई है। खड़ी बस में ट्रक ने टक्कर मारी। 3 लोग इस हादसे में घायल भी हुए हैं और उन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया है।